नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ फिर से शिकायत की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत भी दर्ज हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बार बार समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दिल्ली में करी है। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने 4 से 8 समन का पालन नहीं किया है, जिसके बाद एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत को सूचीबद्ध कर लिया है और 7 मार्च को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8 समन जारी किए हैं। इससे पहले ईडी ने से तीसरे समन में पेश नहीं होने पर लोकल कोर्ट का रुख किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने 16 मार्च को मामले पर सुनवाई होनी है। दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए अपना समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने 7वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अगली खबर, भाजपा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। सूत्रों ने दावा किया है कि हरियाणा कोर कमेटी की आला कमान के साथ हुई बैठक में यह तय हो गया है। पार्टी का मानना है कि 10 सीटों पर वे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वे किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। भाजपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। भाजपा हरियाणा की लोकसभा सीटों पर 8 मार्च के बाद कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। 8 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय नेता और हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी के नेता भी शामिल होंगे। इनमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी व अन्य नेता मौजूद थे। हालांकि इस पर अंतिम मुहर 8 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी लगाएंगे। 8 मार्च को होने वाली बैठक में 150 सीटों पर उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। अगले दिन 9 मार्च को पार्टी उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। इसमें हरियाणा की सीटें भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये दावा किया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले भाजपा सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। उन्होंने दावा किया कि 8 मार्च को हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बताया कि अगले 3 दिन के भीतर पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर देगी। भाजपा हरियाणा की 10 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तय कर चुकी है। इसमें हर सीट में 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के पैनल में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नाम शामिल है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पिछले 2 दिनों से संघ ने सभी सीटों पर चर्चा भी की है और इसको रिपोर्ट भाजपा को सौंप दी है। अब पीएम मोदी को ही टिकटों कर अंतिम मुहर लगानी है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में बातचीत के जरिए ही शांति आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल हो सके। रिजिजू ने राज्य में हिंसा के लिए हाईकोर्ट के उस आदेश को जिम्मेदार ठहराया है जिसमें हाईकोर्ट ने मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया था। रिजिजू का कहना है कि अगर कोई मणिपुर में शांति बहाल करना चाहता है तो उसे पहले मैतेई और कुकी समुदाय से हथियार छोड़ने की अपील करनी चाहिए। हथियार बंद संघर्ष से कोई हल नहीं निकलेगा। सिर्फ बातचीत के जरिए ही राज्य में शांति आ सकती है। हमारी सरकार अगले चरण पर इसी पर फोकस कर रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। पीएम मोदी भी लाल किले से भी और संसद से भी राज्य की शांति की अपील कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस साल प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण की शुरुआत में भी मणिपुर में शांति की अपील की थी और कहा था कि पूरे देश मणिपुर के साथ है। इसके बाद भी विपक्ष इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजिजू ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिनों तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 22 दिनों तक मणिपुर में रहे और कई अन्य अधिकारी भी मणिपुर में शांति लाने के प्रयास कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि हिंसा तब भड़की जब हाईकोर्ट ने मैतेई को एसटी वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता है कि हाईकोर्ट बेहद अलग किस्म का आदेश दिया था। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम सरकार का है, यह नीति संबंधी काम है। जब हाईकोर्ट यह निर्देश देता है कि 3 महीने में किसी को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए तो दूसरी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया होगी ही।
इसीलिए हिंसा भड़की। और अगर कोई ये कहता है कि केंद्र सरकार की वजह से मणिपुर में हिंसा हुई है तो ये बेवकूफ है और बेहद दुर्भाग्यशाली है जो ऐसा बयान दे रहे हैं। अगली खबर, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि वे 3 दिनों में गुवाहाटी को मियां मुसलमानों से खाली करा देंगे। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मियां मुसलमानों को 300 साल में भी हटवाना संभव नहीं है। असम में बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को अक्सर मियां मुसलमान कहा जाता है। असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी 64% है। इसमें 4% तो असामी मुस्लिम है, लेकिन बाकी में मुस्लिम बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम हैं। AIUDF चीफ और धुबरी से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने और असम सीएम शर्मा के बीच अक्सर जुबानी जंग होती रहती है। एक बार फिर से इसे देखने को मिला है, जहां असम के मुख्यमंत्री के दावे के बाद बदरुद्दीन अजमल ने अब अपना जवाब दिया है। देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर मियां नहीं होंगे तो लोगों के 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। राज्य में सांसद ही कोई निर्माण की गतिविधि नहीं होगी। लोग सब्जियां और आलू बरपेटा से लाते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अजमल ने आगे कहा कि वे जीविका चलाने के लिए चोरी नहीं करते हैं। सरकारी योजना से उनका भरण पोषण नहीं होता है। अजमल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों से गुवाहाटी में जमीन देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वे 3 दिनों के भीतर मियां से जमीनें खाली करवा देंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि 3 साल ही नहीं बल्कि 300 साल तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, एक गैर सरकारी संगठन ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक की उस अर्जी को चुनौती दी है जिसमें राजनीतिक दलों पर द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई है। AGR ने चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने NGO के प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ईमेल भेजने को कहा है और 11 मार्च को अवमानना याचिका सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की इस दलील पर गौर किया कि वे मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। भूषण ने कहा कि SBI की याचिका को 11 मार्च को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है और अवमानना आवेदन पर ही एक साथ सुनवाई की जाएगी। CGI ने कहा कि कृपया एक ईमेल भेजें, मैं आदेश पारित करता हूं। SBI ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें चुनावी बॉन्ड के विवरण के खुलासा करने के लिए 30 जून तक के विस्तार करने का समय की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने फैसले में SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। ADR के अधिवक्ता ने कहा है कि SBI ने जानबूझकर इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले की अवज्ञा की है। यह न केवल नागरिकों की सूचना के अधिकार को नकारता है बल्कि इससे माननीय न्यायालय के अधिकार को भी कमजोर बनाता है। आखिरी खबर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने भाजपा नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमले में मृतक भाजपा नेता प्रमोद 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मल्हानी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी, वहीं जागृति सिंह दूसरे नंबर पर रही थी। आपको बता दें कि यह घटना जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के बोधपुर मोड़ की है, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता प्रमोद यादव को गोली मारी। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभी तक इस हमले का आरोप किसी पर भी नहीं लगाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को ही पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही MP MLA कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।